नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त यूपी पीसीएस की तैयारी बड़ी गंभीरता से करते हैं उनके लिए 2024 का साल सबसे ख़राब सालों में से एक है। और ऐसा लगता है कि आयोग इन लोगों से बदला लेना चाहता है, इनसे कोई खास दुश्मनी है, परेशान करना चाहता है। अभी तो एग्ज़ाम ही टल रहा था, उसी का खेल चल रहा था, दो दो बार एग्ज़ाम टल चुका है। फिर एक नई समस्या पैदा हो गई है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। आप ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम टलेगा कि नहीं टलेगा, नई डेट बताओ, फिर हम दोबारा से तैयारी करें। और नई डेट आई भी तो ऐसी आई है कि 2 दिनों में एग्ज़ाम होगा। अब 2 दिनों में एग्ज़ाम होगा तो हम बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इसकी वजह से आप दोबारा परेशान हो चुके हैं। आज हम इसी को समझेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसमें समस्या कहाँ पर है, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये समझेंगे कि इससे किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। तीसरी बात ये समझेंगे कि इस हानि से आप कैसे बच सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपके सामने ये जो दिखा रहा हूँ ये पीवाईक्यू के प्रश्न हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के। आप जानते हैं अपना जो मेन चैनल है आईएएस पीसीएस मास्टर, वहाँ पे 34 वर्षों की सीरीज़ चल रही है। तो पिछली जो वीडियो आई थी उसी में से मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, ऐसे ही रैंडम। ये एक ही सेट के हैं और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। समस्या कहाँ है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि पहले दिन एग्ज़ाम हुआ 7 दिसंबर को और उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया। फिर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ जीएस पेपर 1 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर कठिन हो गया और अगर कोई क्वेश्चन पेपर आसान हो गया, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों पेपर हर प्रकार से बराबर हों, एक जैसे हों। ये करने का एक ही तरीका है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हों, एक ही प्रश्न हो, पत्र हो। तो बात वही हो गई, फिर शिफ्ट 2 करने से कोई मतलब है नहीं। आज एग्ज़ाम दे के आएंगे, कल वालों को बता देंगे कि भाई ये वाला आया है, जाके दे देना। तो अलग अलग प्रश्न रखेंगे, अंतर होगा और अंतर होने की वजह से प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होगा। अब समस्या ये है कि हम कैसे तय करेंगे कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ये कठिन है और ये वाला आसान है, क्योंकि हमें बराबरी पर लाना है। क्या होगा कि जो कठिन है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है जिसके पेपर में कठिन प्रश्न पूछे गए थे, तो आप थोड़े कम नंबर लेकर भी आएंगे तो आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आप सही करते तो आपका प्री निकल जाता, वैसे ही काल्पनिक मान लेते हैं, ठीक है। और आपने 98 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक, लेकिन कठिन प्रश्न पत्र था आपका। तो जब नॉर्मल करेंगे तो हो सकता है कि आप 98 करके भी आप प्री निकाल लें। और मान लेते हैं कि ये वाला प्रश्न जो है ये आसान है शिफ्ट 2 में। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 100 क्वेश्चन किए हैं हल, 100 क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर आसान था इसलिए इन लोगों के नंबर्स काटे जाएंगे। जिन लोगों ने शिफ्ट 2 में पेपर हल किए हैं उनके नंबर काटे जाएंगे ताकि दोनों को बराबर किया जाए। ये ठीक लग रहा है सुनने में, देखने में कि हाँ भाई जो कठिन है उसमें कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, जो आसान है उसमें कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। और वो करने के लिए चूँकि एग्ज़ाम एक ही है, एक ही बार रिजल्ट आएगा, तो हम नॉर्मल करेंगे, बराबरी करेंगे। समस्या ये है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है ये कठिन कैसे है, किसकी नज़र में है। अगर मैंने पढ़ा है, मैंने षट दर्शन पढ़ा है, रटा है, कल एग्ज़ाम है, आज मैंने इसी को पढ़ा था और मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, मेरे लिए तो आसान है, 1 सेकंड में इसका हल निकाल लूँगा। मैंने नहीं पढ़ा है तो ये मेरे लिए मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कन्फ्यूज़ कर देगा। तो जो व्यक्ति तय करेगा कि ये कठिन है या आसान है वो किस आधार पर तय करेगा, उसका आधार क्या है। अगर किसी से आप पूछ दीजिए, आयोग के किसी मेंबर से पूछ दीजिए तो मुंह बांधेगा, कोई साफ उत्तर दे ही नहीं सकता व्यक्ति कि किस आधार पर आपने कहा कि ये कठिन है और ये आसान है। यहीं पर समस्या है और इसी समस्या की वजह से कहा जा रहा है कि ये जो है ये एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम नहीं रहा, पूरी तरह से आपका ये भाग्य का खेल हो गया, तुक्का हो गया, सट्टा हो गया। भाई कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी लगा रहा है, सोच रहा है कि इतना हम करेंगे, अपना रिस्क लेंगे, जो भी हम जितना रिस्क ले सकते हैं उतना लेके कोशिश करते हैं कि हमारे 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन सही हो जाएं और इतना मेरा हो गया तो मैं आसानी से अब मेंस की तैयारी में लग जाऊंगा।
हो भी गया तो भी वो श्योर नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। हो सकता है कि जिस पेपर को इस व्यक्ति ने दिया उसे लगा कि ये कठिन था, आयोग को लग रहा है नहीं नहीं यही आसान था, उसमें से नंबर काट लिए गए, तो समस्या तो हो ही जाएगी ना। अब यहीं पर फिर सवाल उठता है कि इसमें लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी। समझिए, लाभ उस व्यक्ति को हो सकता है जो मतलब ऐसे ही मतलब उतने ज़्यादा गंभीरता से नहीं पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस पे उसने तुक्के लगाए, जैसे तैसे काम किया और उस कट ऑफ के करीब पहुंचा। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए फिर एग्जांपल लेते हैं कि 100 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा, ठीक, और कोई व्यक्ति ऐसे ही वो गलत कर रहा था, उसके 95 आ रहे हैं और ज़्यादा सीरियस भी नहीं था वो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहा है, उसने बड़ी मेहनत की है, दिन रात एक किया है और उसने 100 के 100 क्वेश्चन सही किए, मतलब 150 में से 100 क्वेश्चन सही किए माइनस करने के बाद। आयोग को लगता है कि ये पेपर तो कठिन था, इसमें से नंबर कटने चाहिए, इस व्यक्ति को इसका नंबर काट लिया गया और ये प्री से बाहर हो गया। तो ये सीधा सा मामला है और यही चीज़ सबको परेशान कर रही है कि इससे ये होगा कि जो लोग पढ़ने वाले नहीं हैं या फिर जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी है, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं उन्हें, और जो ये कर रहे हैं ना उन्हें भी पता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अनावश्यक लाभ किसी को मिल रहा है और किसी को अनावश्यक हानि झेलनी पड़ रही है इसकी वजह से, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर है ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही है कठिन है और कौन सा आसान है। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसने क्वेश्चन पेपर को हल किया है, उसकी तैयारी के लेवल पे निर्भर करता है, क्वेश्चन बनाने वाले के लेवल पे नहीं निर्भर करता। ये समस्या है, इस वजह से यहाँ पे जो लाभ है वो अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को मिलेगा और जो लोग पढ़ने वाले हैं उन्हें नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि अगर आप इस नॉर्मलाइजेशन से होने वाली हानि से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं कि मैं इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के पक्ष में कतई नहीं हूं, इसीलिए मेरी सलाह है आपसे कि इसके विरोध में आप जो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में दिल्ली में हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर आपको जाने की आवश्यकता महसूस हो रही, जहां की जाना ही चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपके पास समय है और जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जाइए, अपना विरोध प्रदर्शन करिए, ठीक है। लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीका ये होता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है फिजिकली आप जाते हैं, परेशान होते हैं, धूप में खड़े होते हैं और कई बार उसका उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि ऑनलाइन चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। ट्विटर पे और बाकी जगहों पे ईमेल करके आप जितना प्रभाव डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्ट उन लोगों तक पहुंचता है आपका ईमेल जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। जब आप ट्विटर पे बातें करते हैं, वहाँ पे ट्रेंडिंग में मामला आता है तो इस पर विचार किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ज़्यादातर लोग तो जाते ही नहीं आंदोलनों में, और जाते भी हैं तो कुछ दिनों में चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। तो आप जिस तरीके से हो सकता है आप अपना विरोध ज़रूर जताएं, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर ये प्रोसेस आया तो ये पूरा भाग्य का खेल बन जाएगा। आप अपनी मेहनत करने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि आपके ठीक ठाक प्रश्न सही हुए, आप प्री निकाल सकते हैं, आप प्री के रिजल्ट का ही इंतज़ार करते रहेंगे, मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं रहेंगे कि आपका होगा भी कि नहीं होगा। पहले का जो प्रोसेस था उस हिसाब से साफ साफ दिख जाता था कि इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ये समस्या है। आपका समय बर्बाद होगा और ऐसे अनावश्यक लोगों को भी चुना जाएगा जो उस लायक नहीं थे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूँ, यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को पहले से ज़्यादा मजबूत करिए। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और आयोग नहीं माना, ठीक, तो क्या होगा? क्या आप परीक्षा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे। वो अलग चीज़ है कि ये मुद्दे बने रहेंगे, आगे भी इस पे डिबेट होती रहेगी। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक और रास्ता निकालना पड़ेगा। वो कौन सा रास्ता है? ध्यान से समझिए। अभी हमने कहा कि 100 क्वेश्चंस किसी के सही हो रहे हैं और वो व्यक्ति शायद सेलेक्ट ना हो नॉर्मलाइजेशन की वजह से। कोई व्यक्ति 95 क्वेश्चंस सही कर रहा है
और उसका सिलेक्शन हो गया। यही तो समस्या है ना। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि 100 के आसपास कट ऑफ जा सकती है और कोई व्यक्ति 75 क्वेश्चन सही कर रहा है माइनस मार्किंग के बाद, इसका सिलेक्शन हो जाए? कोई व्यक्ति 60 क्वेश्चन कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाए? क्या ऐसा संभव है? कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि इस नॉर्मलाइजेशन में भी लाभ, अगर अनुचित लाभ किसी को मिल रहा है तो उसी को मिलेगा जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है, उस रेंज में आ रहा है, 90 से 100 के बीच में आ रहा है। इसी व्यक्ति को ये हो सकता है कि प्री में फेल हो जाता कुछ नंबर से, और हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसका स्कोर बढ़ गया, इसी व्यक्ति को लाभ होगा। यानी कि अगर ये परिस्थितियाँ सेम रहती हैं, इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होता है, तो भी अगर किसी को अनावश्यक लाभ होगा भी तो वो वही व्यक्ति होगा जिसने पढ़ाई की है, जिसने खुद को वहाँ तक पहुँचाया है कि वो लाभ ले सके। सबको तो नहीं लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में हैं कि आप 100 के 100 करेंगे और आप ही का नंबर कटने वाला है, डर तो इसी बात का है ना, ऐसा लगता है कि हमारा ही कटेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ही नंबर कटेगा और कम आएगा, तो आप अपने टारगेट्स और बढ़ा लीजिए। आप 105 का टारगेट रखिए, 110 का टारगेट रखिए, तब पढ़ाई करिए, तब उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। आप अपनी तैयारी पर और फोकस करिए और ईमानदारी से लगिए, क्योंकि तभी इन दोनों चीज़ों में तभी आपको लाभ होगा जब आप अपने आप को उस लायक बनाएंगे। ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, इसके पहले मैंने बताया कि जहाँ भी आप विरोध कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े। विरोध का मतलब कहीं की गैर कानूनी विरोध नहीं और हिंसक विरोध नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। अपनी असहमति जताने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि ज़्यादातर पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो जताते हैं, वही सही तरीका। ठीक है, वो करिए। बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो शुरू हो चुकी है, जीरो टू जीनियस कोर्स आपको मिल रहा है फ्री में, आप उसका लाभ अभी से ले सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।